इस समय देश में जिस तरीके से हम सारे चैनल्स में, सारे मीडिया में हम ये देख रहे हैं कि जो खबरें आ रही हैं वो कोरोना की आ रही है या चाइना की आ रही है, लेकिन इन सब के बीच में इतनी बड़ी खबर जो देश के लिए बहुत बड़ी खबर हो सकती है, कश्मीरी पंडितों का जो विस्थापन, उस दर्द को देश आज तक नहीं भूल पाया है। और जब देश नहीं भूल पाया है तो जिनके ऊपर बीती है उनको इस दर्द के साथ में कितना गुजरना पड़ रहा होगा। अपना घर बार छोड़ के कश्मीरी विस्थापित दिल्ली में रह रहे हैं, कैंपों में रह रहे हैं, बहुत कुछ तो इस्टेब्लिश कर पाए, बहुत लोग आज भी वही जिंदगी जी रहे हैं जिन्होंने मेहनत करके अपना जो घर बार था वो छोड़ के गए। आज वो दिन अब ऐसा लगता है कि आ रहा है, वापस आ रहा है कि जब कश्मीरी विस्थापित अपने जो उनकी जमीनें थी वहां वापस जा सकेंगे, वहां रह सकेंगे। और अब ये भी करीब आ रहा है कि 5 अगस्त को धारा 370 की समाप्ति की बात जब कही गई थी तो ये कहा गया था कि इससे फर्क क्या पड़ जाएगा। तो इस समय हमारे साथ में हमारे एनालिस्ट शिव कुमार द्विवेदी हैं जो ये बताएंगे कि फर्क क्या पड़ गया धारा 370 की समाप्ति के बाद में, और क्या अब विस्थापित जो शब्द है, कश्मीरी विस्थापित, ये जो दर्द है, क्या इस दर्द का अंत होने का समय आ गया है। जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि अब वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और सबसे बड़ी चीज ये है कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं वो ना कि केवल जम्मू कश्मीर में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी लोग तोड़ के वहां से आए थे, अगर उनके पास में कागजात थे तो उनके भी रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। आप सोचिए कितना बड़ा संकेत है भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसको समझने की जरूरत है और समझाने का जो काम करेंगे वो शिव कुमार द्विवेदी हमारे एनालिस्ट करेंगे। शिव कुमार द्विवेदी जी बताइए क्या होने जा रहा है। धन्यवाद राजू जी, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न आपने उठाया है। जहां तक कि सारे सरकारी जितने भी मीडिया हाउसेज है उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम ये ध्यान दिलाना चाहेंगे कि 2014 से, यानी 2014 जब 26 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ लिया था, उसके ठीक बाद 1 जून को उन्होंने कैबिनेट की बैठक की थी। और हम सभी जानते हैं कि 90 से ही काश्मीरी ब्राह्मण एक चुनाव का स्टंट रहे हैं, चुनाव का मुद्दा रहे हैं, सारे राजनीतिक पार्टी उनका नाम लेते रहे। और मजे की बात यह है कि घड़ियाली आंसू वो चुआते थे जिनको उससे कोई मतलब ही नहीं था। इसकी पृष्ठभूमि में भी हम जाएंगे कि कैसे मतलब नहीं था, उस समय क्या क्या ऐसी घटनाएं घटी थी। तो 1 जून को जो कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया 2014 को राजू जी, उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने कश्मीरी विस्थापित कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। उस समय फारूक उमर अब्दुल्ला जी की सरकार हुआ करती थी, और उस समय जो हमने पैसा वहां भेजा तो वहां पर कॉलोनियां डेवलप करने की बात हुई और कॉलोनियां बनाई गई। लेकिन कश्मीरी ब्राह्मणों का ये कहना था जो मेरा नेटिव प्लेस है हमें वो चाहिए। अब बात नेटिव प्लेस की जब आ गई तो आपको बता दें कि 370 के कारण भारत के किसी भी आउटसाइड में रहने के लिए जो मान्यता है वो 370 के कारण कश्मीरी बाहर नहीं रह सकता है। समझिए आप, ये वहां के प्रावधान में है कि कोई कश्मीरी बाहर नहीं रहते, तो वो बाहर भी स्थायी निवास नहीं बना सकते और अंदर भी नहीं बना सकते। उनके सामने तो बड़ी बेजा स्थिति थी। और रही बात वहां पर इनका पलायन विस्थापन हुआ क्यों और कौन क्या कर रहा था, तो मुझे याद दिलाना होगा कि 1970 में इसका इस्लामीकरण प्रारंभ हुआ कश्मीर का, जिसमें जमाते इस्लामी कश्मीर और साथ में जेके अलग, जो कि एक प्रमुख संगठन है जिसके यासीन मलिक अभी गिरफ्तार होकर जेल में है, आपने देखा होगा, वो इसी सरकार में अंदर गए हैं 6 सालों के अंदर। चाहे वो यासीन मलिक रहे हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला के बेटे रहे हो, सभी लोग जो है वो इसी समय में गए हैं। और ऐसे बहुत से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लोकल लेवल पर काम करते थे। आपको बता दूं कि इस्लामीकरण का कितना भीभत्स स्वरूप रहा और उस पर पूर्व की सरकारें मौन रही कि 1980 में जब शेख अब्दुल्ला जी उसमें मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने बाकायदा इसको लेकर के इस्लामीकरण को वैली में फैलाया और वैली में मस्जिदों से वो स्पीच देते थे और हेट स्पीच में कहते थे कि जो कश्मीरी में हिंदू है, यानी जम्मू को भी इंक्लूड करते थे वो, समझिए आप, वो कहते थे कश्मीर का जो हिंदू है वो भारत सरकार का मुखबिर है, एजेंट है। वो इस तरह की स्पीच कहीं बाहर नहीं राजू जी, इबादत गांव में देते थे, जिसको ये बहुत पवित्र बोलते हैं। यहाँ तक कि आज कोरोना काल में भी अगर किसी को अल्कोहल सैनिटाइजर डाल दिया जाए तो मुसलमान कहता है लाहौल मेरा कुमत, मुझे तो नापाक कर दिया आपने। उस पाक मस्जिद में शेख अब्दुल्ला जाकर के कहते थे कि ये भारत के मुखबिर हैं, समझिए आप। और वहीं पर जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने 2500 गांवों का नाम इस्लामिक नामों पर रख दिया। किसी को आपत्ति नहीं हुई, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन एक प्रयागराज, जो कि हमारे महाभारत से लेकर के गीता और पुराणों में भी संदर्भित है कि प्रयागराज का नाम प्रयागराज ही था,
उसका नाम प्रयागराज करने पर हो हल्ला मच गया, सारे सेकुलरिस्टों ने हाहाकार मचा दिया, पूरे देश की लगा कि शायद देश पूरा लूट गया है। लेकिन एक बार सोचिएगा आप कि जम्मू कश्मीर 12 सितंबर 1987 को जिस समय वैली के अंदर टीकालाल टिप्लू को मारा गया, आपको ये एक और आश्चर्यजनक चीज बता दूं मैं राजू जी कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बदलता रहता है। गर्मियों में ये हाई कोर्ट क्या नाम है वैली में चला जाता था, और ये जाड़ों में ये हाई कोर्ट यहाँ पर जम्मू में आ जाता था। तो जम्मू में एक प्राचीन हिंदू मंदिर था जिसको गुलाम शाह सॉरी मैं नीलकंठ का बात करना चाहता हूँ। नीलकंठ जो हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने जब मकबूल भट्ट को कहा दिस इज द नॉट दैट इज अ शॉर्ट दैट, ये शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, तो 12 सितंबर को वो ये प्रयोग करते हैं और 4 नवंबर 1987 को उनकी हत्या कर दी जाती है। अब सोचिए कितना बड़ा टेररिस्ट था, कितना बड़ा इस्लामिक स्टेट था। और इसको लेकर के गुलाम मोहम्मद शाह का नाम सुना हो, गुल मोहम्मद शाह, जिसको कांग्रेस पार्टी ने जगमोहन को वहां राज्यपाल बनाया था, और जगमोहन ने वहां पर कांग्रेस पार्टी के एमएलए जो थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिल करके वहां चुनाव लड़ा, और गुल मोहम्मद शाह को वहां पर उन्होंने बना दिया, मतलब फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से लोगों को तोड़ा, और कांग्रेस और गुल मोहम्मद ने मिल करके वहां सरकार बना ली, जिसको कि इनलीगल सरकार बताई गई। फिर भी वो सरकार चलती रही, और उस सरकार की स्थिति ये हुई कि गुल मोहम्मद इसमें एक स्टेप आगे चले गए, और जम्मू कश्मीर में जो सिविल सेक्रेटरिएट था उसके पास ये अति प्राचीन मंदिर था, जहां उन्होंने मस्जिद कंस्ट्रक्शन कराई और कहा कि जो सिविल सेक्रेटरिएट बन रहा है उसके मजदूर यहाँ पर आकर के नमाज पढ़ेंगे। बात यहीं से प्रारंभ हुई साहब 1987 में, और वहां पर हिंदुओं ने प्रोटेस्ट जम्मू में करना शुरू कर दिया। और जब ये प्रोटेस्ट हुआ तो गुल मोहम्मद जाकर के वहां पर इन्होंने सबसे पहले नारा दिया कि इस्लाम खतरे में है। और आपको फिर बता दूं कि 1984 के करीब में जो पहली घटना घटी मकबूल भट्ट के द्वारा जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर, जिसको पहली बार टेररिस्ट वायलेंस बोला गया, यानी आतंकी घटना बताया गया, और इसको लेकर के एक प्रेशर इंदिरा जी ने डेवलप करने का काम किया। उसमें इंदिरा जी जीवित थी, एक प्रेशर डेवलप करने का काम किया, और फारूक, आपने सुना होगा कि फारूक अब्दुल्ला को जेल भेजा गया था कुछ दिन के लिए। तो वो जेल इसलिए भेजा गया कि ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में के साथ साथ जो खालिस्तान लिबरेशन की जो डिमांड उठी है उसमें जम्मू से एक जो ट्रेन गई है उसको फारूक अब्दुल्ला ने प्रोटेक्ट किया है, उनको समर्थन दिया है। फिलहाल अभी तक ये इसको प्रूव नहीं कर पाए, इसलिए वो बाहर घूम रहे हैं आज भी। समझिए, ये एक एलिगेशन लगाया गया था इंदिरा जी की तरफ से। और उस समय जम्मू कश्मीर का जो पाक अधिकृत क्षेत्र है कश्मीर का, वहां पर शेख फारूक अब्दुल्ला जाते हैं, और जाने के बाद वहां पर जेकेएलएफ का मंच साझा करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितना भी कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी ब्राह्मणों के प्रति हुआ है उसको लेकर के कोई भी अपने दामन को बचा नहीं सकता है, चाहे वो चाहे वो जेकेएलएफ रहा हो, क्योंकि जेकेएलएफ से दोनों के संबंध थे, चाहे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद रहे हो और चाहे वो फारूक अब्दुल्ला रहे हो। दोनों ने मिलकर के कश्मीर के अंदर आतंक मचाया। और बाकी आपने एक फिल्म देखी होगी, अभी जल्दी ही आई थी, शिकारा में सारी चीजें दी गई है, किस तरह प्री प्लान वे कैसे कैसे किया गया, बल्कि बहुत खुल के नहीं बोला गया। फिर भी मैं आपको बता दूं कि मुजाहिदीन जो है, हिजबुल मुजाहिदीन, इसने 87 से ही वहां एक्टिविटी अपनी शुरू कर दी थी, भारी मात्रा में लोगों ने जाना शुरू कर दिया था। ये तो समझ में आता है कि वहां से भगाया गया, ठीक है, जबरदस्ती भगाया गया, लोगों की जमीनें कब्जा की गई, उनके साथ में जो अत्याचार किए गए उस पर जो भी सरकारें नहीं वो खुल के जो कार्रवाई करनी चाहिए थी किसी भी मजबूरी की वजह से उन्होंने नहीं किया। अब जो संकेत मिल रहे हैं, जो अब रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं वहां पे जो कश्मीरी विस्थापित हैं, उनके जो रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, तो उससे ये लग रहा है कि सरकार की जो मनोदशा है उसकी, मैं भी ये सवाल आपके सामने कई बार उठा चुका हूँ कि 6 साल हो गए, अभी तक सरकार ने क्या किया, विस्थापितों के लिए क्या किया। कई मंचों से ये सवाल उठते रहे। तो क्या अब ये उम्मीद बन रही है कि जो विस्थापित हैं, क्या उनके आगे जो विस्थापित शब्द लगा है वो जल्दी ही हटने की उम्मीद है? और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं उसमें जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के हैं, पीओके के, वहां से जो विस्थापित हुए तो उनके भी रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। तो ये मतलब इसका फर्क क्या पड़ेगा? हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि देखिए जम्मू कश्मीर को लेकर के 2014 से ही मोदी गवर्नमेंट बहुत ही आक्रामक थी। आपको शायद ध्यान होगा कि 2014 में उन्होंने जम्मू कश्मीर में सरकार तक बना ली, मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ, उनकी बेटी के साथ फिर बनाई महबूबा मुफ्ती, और फिर सरकार गिरी भी इनकी, और इन्होंने ही सरकार गिराई। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने सरकार गिराई, और सरकार गिराने के बाद 370 हटाया, 35 से हटाया। अब इसका सबसे बड़ा कारण बताऊं कि डे फर्स्ट से इन्होंने वहां कहा कि हम विस्थापितों को बचाएंगे। जब इन्होंने सरकार बनाई थी तो दो मुद्दे थे जो विवादित मुद्दे थे, एक था 370 को हटाना। अब 370 हटने के बाद क्या क्या फायदे हुए ये बताता हूं आपको।
370 हटने के बाद एक तो वहां पर जो आर्मी मैन जो बहुत सालों से वहां सेवा कर रहे हैं और वहां रहना चाहते हैं, वो स्थायी निवासी हो सकते हैं, पहला चीज। दूसरी चीज, उन आर्मी मैन को भी वहां की निवास प्रमाण पत्र मिलेगा और उनके बेटे भी अगर नौकरी करना चाहेंगे तो वहां करेंगे। समझिए, उनके बेटे वहां जवानी बीत गई उनकी, बहुत से ऐसे आर्मी मैन वहां पर गए हैं, उनको मिला। दूसरा, वहां आर्मी कैंप बना दिया गया। अभी तक हमारा आर्मी का जो कंस्ट्रक्शन होता था राजू जी, वो टीन शेड में होता था, यानी पक्का कंक्रीट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते थे, उसके लिए हमें राज्य सरकार की अनुमति चाहिए होती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, बड़े बड़े हमारे भी वहां कैंप बनेंगे, बड़ी कॉलोनियां बनेंगी आर्मी की। और अभी आपको बता दूं कि सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन है उनको वहां बसाएंगे और साथ में उनको गन भी देंगे। समझिए आप, उनकी गन ऑलरेडी थी लेकिन उनको गन देंगे, और ऐसे लगभग 50,000 आर्मी मैन को वहां बसाने जा रहे हैं, जो हम पहले नहीं कर सकते थे 370 जब तक था। 370 आने के बाद आपको एक और भी बहुत आश्चर्यचकित चीज बताऊंगा कि 370 आने के बाद वहां पर 35,000 ऐसे मंदिर जब हिंदुओं को वहां से भगाया गया तो उनको एबॉलिश कर दिया गया, उनको तोड़ दिया गया, उनके मंदिरों उनके संस्थानों को तोड़ा गया, वहां पर टॉयलेट तक बना दिए गए। सोचिए आप, उन मंदिरों का पुनर्उद्धार करने के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है और पूरी तरह से कर रही है, इस पे काम कर रही है, यानी उनको चिन्हित किया जा रहा है। अब आप कहोगे साहब ये रजिस्ट्रेशन जो किया जा रहा है, अभी आपको बताऊं 2019 में जब चुनाव हुआ तो मोदी सरकार ने इनिशिएटिव लिया और कश्मीर वैली के जो मतदाता थे वो डर के मारे वहां वोटिंग करने नहीं जा रहे थे। आपने देखा होगा गोगोई एक गोगोई जो मेजर गोगोई था, उनका स्कैंडल आपने सुना होगा कि वहां पर वो निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते थे तो उनको आगे बांध के ले गए और ह्यूमन राइट्स ने उन पर कार्रवाई की, आर्मी ने उन पर कार्रवाई करने का प्रयास किया, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो कहने की मतलब यह है कि वहां पर वोटिंग नहीं करने देंगे हम किसी तरह लोकतंत्र को नहीं रहने देंगे। ऐसी स्थिति में मोदी सरकार ने क्या किया कि 2019 में जब वोटिंग हुई तो उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो विस्थापित कश्मीरी ब्राह्मण थे उनकी अलग से पोलिंग कराई और उन्होंने जम्मू में जाके वोट दिया। समझिए आप, तो कहने का मतलब बहुत तेजी से प्रयास चालू हुए। और आपको बता दूं 2018 में जो कॉलोनी कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए बनाई गई वो बन के तैयार हो चुकी थी और उस कश्मीर कॉलोनी को इन लोगों ने हैंड ओवर करना चाहा तो इन लोगों ने कहा नहीं हम नहीं आएंगे, क्योंकि वो हमारा घर नहीं है, हमें कश्मीर जाना है, हमें जम्मू में नहीं रहना है, हम जम्मू नहीं रहना चाहते हैं। अब बात आई कि उनके नेटिव प्लेस को दिलाना है, तो जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो उनके नेटिव प्लेस को लेकर के हो रहा है। अब बात आप कर रहे हैं कि जो बॉर्डर हमारा है, बॉर्डर पे आपको बता दें कि 1948 में कबीलाई आक्रमण आपने सुना होगा, उसकी बड़ी चर्चा होती है कि 48 में हम लड़ रहे थे, हम स्कार्दू तक चले गए थे, यहाँ तक कि हम नीलम घाटी और वैली घाटी और काफी अंदर तक चले गए थे, सब जितने बेसिक पॉइंट है सब पे हमने कब्जा कर लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी हमें पीछे आना पड़ा क्योंकि कुछ गलतियां थी राजनीतिक लोगों की, उस पर हम चर्चा आज नहीं करेंगे। चर्चा आज बिंदु हमारा सिर्फ कश्मीरी विस्थापित ब्राह्मणों की बात है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब बात आती है कि 1948 में जब यह स्थिति आई कि क्या करे और क्या ना करे, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि पश्चिमी पाकिस्तान यानी जो बांग्लादेश आज बना है, पश्चिमी पाकिस्तान से कम 4.5 लाख हिंदू भारत के अंदर प्रवेश कर गया। समझिए, और रोहिंग्या भी 2 लाख है। उन रोहिंग्यों को तो मियां साहब की सरकारों ने उन्हें क्या नाम है वोटर आईडी कार्ड भी दे दिया, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन में वोट देने का अधिकार दे दिया, उनको राशन कार्ड दे दिया, उनको नौकरी में अधिकार दे दिया। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1 जनवरी 1917 तक पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए मेरे वो दलित भाई जो 4.5 लाख जिनकी संख्या थी, इन्होंने रोहिंग्यों को तो कश्मीर के अंदर बसाया, लेकिन जो 4.5 लाख हमारे वो दलित भाई आए थे उनको इन्होंने बॉर्डर एरिया पे मिलाया। आप देखते होंगे आए दिन बॉर्डर पे शेलिंग होती है, गोले दागे जाते हैं, जो होता है युद्ध विराम तोड़ा जाता है, उससे सबसे अधिक क्षति इन्हीं हिंदुओं को होती थी। समझिए आप, ये कोई नौकरी नहीं ले सकते थे, इनका वोटिंग पावर नहीं था, ये वोट नहीं दे सकते थे, भारत के नागरिक नहीं थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा 1 जनवरी 1917 को अनटेम्परेरी सर्टिफिकेट इस मोदी सरकार ने इनको जारी किया, यानी निवास पत्र दिया। निवास पत्र तभी नहीं दे सकते, समझिए आप, अधिनिवास प्रमाण पत्र जारी किया। और जैसे 370 हटा, इनको 3,24,000 यानी लगभग 4 लाख के करीब हर परिवार को कंपनसेशन दिया गया है, इनको भारत का नागरिक मान लिया गया है, इनको नागरिकता दे दी गई है। और जो अब SC/ST एक्ट के अंतर्गत जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं वो सब इनको मिल रही है, इनको राशन मिलने लगा। और जो बॉर्डर एरिया पे बसे हुए इनको प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत इनको आवास भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। समझिए, उसका पूरा लाभ ये पा रहे हैं। दूसरी चीज, बॉर्डर एरिया पे इन्हीं लोगों को बचाने के लिए 2100 बंकर बनाने की बात 1988 से चल रही है साहब, समझिए। और ये बंकर नहीं बनाए गए थे, आपको बता दूं 70% बंकर यानी 1880 बंकर बन के तैयार हो चुके हैं, जिसमें मेरे ये हिंदू भाई बहन जब बाहर से गोले बारूद चलाए जाते हैं पाकिस्तान से तो अब ये जाके छुप सकते हैं। अभी आपको बताऊं कि मोदी जी भी गए थे, उसमें भी एक बंकर के अंदर ही ये संबोधित कर रहे थे कार्यक्रम को। तो आप सोच सकते हैं कितनी तेजी से मोदी सरकार डिसीजन ले रही है। आपको बताऊं अभी तक वहां पर भारत सरकार के सारे नियम लागू नहीं हो रहे थे, आज सारे नियम वहां लागू हो रहे हैं। आज वहां पोल्यूशन सर्टिफिकेट लागू हो रहा है। कल तक जिस जमीन को हिंदुओं को गन पॉइंट पे रख करके औने पौने दाम पे बेचना पड़ा,
लोग छोड़ करके भागे, बहुत लोगों ने अभी भी नहीं बेचा, उनकी जमीन एज इट इज वैसे ही है और वहां पर इन लोगों ने कब्जा किया है। उस जमीन को पहले करते जाते, पहले भारत, वहां की जो सरकार थी वो दबाव बनाती थी, वो सरकार खरीदती थी, सरकार फिर उसको बड़े रेट पे केंद्र सरकार को बेचती थी। ये सब खेल होते थे, बड़े लंबे खेल होते थे, आज वो खत्म हुए। और मुझे बड़ी अच्छा लग रहा है राजू जी जो आपने ये खबर आज दी और ये ब्रेक की कि विस्थापित अपनी ही जगह पे जाने वाले हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। यानी जो भाई अनुपम खेर का घर आपने देखा होगा कि उनका घर टूटा हुआ है, सारी दिक्कतें, वो वहीं जाना चाहते हैं, वो कहते हैं हम इधर नहीं जाएंगे। और आपको बता दूं कि वैली के अंदर डोगरा हिंदू जो थे 1948 से 1767 से लेकर 48 तक इनकी 20% हिंदू लगभग वैली में था। और जब ये देश आजाद हुआ तो वैली में 1959 तक इनकी संख्या 5% आ गई। आज की डेट में वहां सिर्फ 2000 हिंदू है। और जब वो भगाए गए थे तो लगभग 9 से 10 लाख हिंदू हुआ करते थे, जिनको गवर्नमेंट डाटा कहता है कि 65,000 घरों से, 65,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 3 लाख हिंदू भगाने की बात आती कि भागते हैं। और ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी, आप सोचिए कि इसके पीछे एक षड्यंत्र था। और वो षड्यंत्र था कि जब बीपी सिंह की सरकार बनी तो उस समय जो गृह मंत्री बनाए गए वो थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। और मुफ्ती मोहम्मद सईद 2 दिसंबर को गृह मंत्री बनाए जाते हैं, देश का पहला गृह मंत्री था वो। और गृह मंत्री बनाए जाते हैं 2 दिसंबर को और 4 दिसंबर से आतंक मच जाता है, वैली को खाली करने की बात होने लगती है प्री प्लान्ड में। गुल मोहम्मद शाह भी वहां सक्रिय हो जाता है, जेके एलएफ भी सक्रिय हो जाता है। और आपको आश्चर्य मिला के हम ये माने, जो सबसे खुशी की बात है कि जो पीओके के लोग हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, तो हम ये क्या मान के चले कि पीओके भी देर सवेर जो है वहां भारत का कब्जा होगा। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पीओके के दिन बस कुछ 2-4 दिन ही है, क्योंकि पीओके के अंदर जो बेसिकली वहां मुस्लिम कम है, मुस्लिम जबरन वहां बसाए गए हैं। पीओके के अंदर डोंगरी भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा है, आपको बताऊं, और भाषाई आधार पर जुड़ाव हमारे यहाँ ज्यादा रहा है। और पीओके और अगर ये पाक कश्मीर और अपने कश्मीर को अगर हम 48 में जोड़ देते तो कभी वहां मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं हो सकता था। ये आपको लिख के दे रहा हूं आज। अगर उसकी पृष्ठभूमि में आप जाएंगे, थोड़ा पढ़ेंगे इसको, तो आप देखेंगे कि वहां हिंदू की आबादी ज्यादा थी। फिर कभी एक दिन फिर इस पे अलग से चर्चा करेंगे। आज हमारी चर्चा केवल इस बात पे थी जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे बहुत जल्द ही जो विस्थापित कश्मीरी हैं वो अपने घरों को वापस जा सकेंगे आने वाले समय में। और यहाँ तक कि जो पीओके से भी जो भगाए गए हैं उनके लिए भी अब एक संकेत है कि देर सवेर वो भी अपनी जगह पे। इस पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अभी आपने सीए का प्रोटेस्ट देखा था, और सीए पे जब हम आंकड़े देते थे तो उस आंकड़ों में भारत सरकार ये आंकड़े दे रही थी कि कभी 30% हिंदू रहने वाला जो पाकिस्तान में रहता था वो आज के समय में 1.7% ऐसे कुछ रह गया है, और हो सकता है 1% से नीचे चला गया हो पाकिस्तान के अंदर। आपको एक चीज बताऊंगा कि 24 अक्टूबर 2014 को जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे तो उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी। वो एडवाइजरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप ऐसी खबरों को ब्रेक करते तो मुझे लगता है आपके माध्यम से मैं 50 लाख लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे पहुंचाने में, कि 24 अक्टूबर 2014 को एक एडवाइजरी जारी करते हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह। और वो एडवाइजरी ये होती है कि वो कहते हैं कि हम को वीजा जो फीस है जो हिंदुओं की पाकिस्तान से आने के लिए वो हम 100 रुपए कर देंगे, जो कि 11,000 थी, समझिए। इसके अलावा वहां से आने वाले हिंदू जिनको हम रेफ्यूजी कह रहे थे, जो बॉर्डर से पार आ रहे थे, जो अनाधिकृत रूप से आ रहे थे, उनको सीए के माध्यम से तो हमने रेगुलाइज कर ही दिया है, समझिए। उसके अलावा आपको बता दूं 2014 से इन रेगुलर जो कॉलोनी बनाई गई है रिफ्यूजीज, पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हिंदू के लिए, वो दिल्ली में भी चल रही है, मध्य प्रदेश में चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये मोदी सरकार डे फर्स्ट से ही कश्मीर को लेकर बड़ी ही संजीदा रही है, और कश्मीर के सहित सहित पाकिस्तान में बसे हमारे उन दलित हिंदुओं के लिए, क्योंकि वही बचे थे, बाकी सब तो चले आए, जिनका पैसा तो भाग आए साहब, चाहे वो आडवाणी जी रहे। आपने बहुत डिटेल में बताया, किसी दिन हम इस पे अलग से फिर से चर्चा करेंगे। आज हमारी केवल रजिस्ट्रेशन पे चर्चा थी, आपने काफी डिटेल में इसको समझा दिया, और ये भारत के लिए बहुत ही एक संतोषजनक और सुखद स्थिति कही जा सकती है कि जो विस्थापित थे, जो कश्मीरी विस्थापित थे, वो अपनी जगहों पे वापस जा सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर के साथ जुड़ने के लिए, और फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।